फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि ऑन ब्रांच एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपको बताया था वहाँ पे कि नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो उसको मिथ बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन यदि 2 होता है तो इसको इथ बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 होता है तो इसको प्रोप बोलते हैं, 4 होता है तो ब्यूट बोलते हैं। उसी प्रकार से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सन करके हम लोग बहुत सारा चीज़ डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ कार्बन भी डिस्कस किए थे कि जो कार्बन होता है वह 4 तरह से होता है कि 1 डिग्री कार्बन, एक 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल ग्रुप के बारे में। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए पिछला क्लास में हम लोग यही डिस्कस किया ना, टाइप ऑफ कार्बन, जिसमें हम आपको बताए थे कि यह 4 तरह से होता है। एक 1 डिग्री कार्बन होता है, एक आपका 2 डिग्री कार्बन होता है और एक आपका 3 डिग्री कार्बन होता है और एक आपका 4 डिग्री कार्बन होता है। ठीक है, अब यदि हम हाइड्रोजन की बात करें, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो यह 3 तरह से होता है। ठीक है, नंबर 1 एक होता है आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन, एक होता है आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन और तीसरा होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसी को आप लिख सकते हैं 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, इसमें हम आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से लिए थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। आपको इसमें ढूंढना है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। याद कीजिए हम लोग यही पढ़े थे ना कि व्हेन 1 कार्बन, 1 डिग्री में क्या पढ़े थे हम लोग कि व्हेन 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन, यानी कि जब कोई कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो, एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसको हम बोल रहे थे 1 डिग्री कार्बन। जब कोई कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम 2 डिग्री। जब कोई कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 3 डिग्री। जब कोई कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, यह जो कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो यह कार्बन कैसा हुआ 1 डिग्री। यहाँ देखिए, यह 1 2 3 से जुड़ा हुआ है तो यह कैसा 3 डिग्री कार्बन। यह कैसा हुआ, ये भी आपका 1 डिग्री, चूँकि यह डायरेक्टली एक ही से जुड़ा हुआ है ना। यह भले इससे जुड़ा हुआ है लेकिन यह तो डायरेक्टली इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ ये आपका 4 डिग्री कार्बन और यह बाकी सब कैसा 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसमें आ जाइए CH3, CH2, CH3, ये भी कैसा हुआ 2 डिग्री कार्बन, यह 1 डिग्री कार्बन और यह कैसा 1 डिग्री कार्बन। सवाल ये रहा, देखो मेनली हम यहाँ पे हमको बताना चाहते हैं कि हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। कार्बन तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बैक में चले गए। यहाँ यदि हम बात करें हाइड्रोजन की, 3 तरह से होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यह क्या है समझते हैं। देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करते हैं सबसे पहले, उसी को हम बोल देंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है कि 1 डिग्री कार्बन के पास, 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। ज़रा सोचो, 1 डिग्री कार्बन यही है ना, तो 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो यही है ना, तो इसी हाइड्रोजन को हम बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री कार्बन के पास देखिए तो यही हाइड्रोजन है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर। यहाँ पे 3 डिग्री है, 3 डिग्री के पास जो हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन। बाकी सब का 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा कार्बन कैसा है। क्योंकि आगे हम लोग एल्काइल ग्रुप शुरू करने वाले हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे आपका इसका एप्लीकेशन आएगा कि कौन सा 1 डिग्री है और कहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है। चलिए, यदि आप इसको नोट नहीं किए जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए,
तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दलीय हेडिंग एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आर डैश, इसी को हम क्या बोलेंगे, आर डैश। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या, तो ध्यान रखिए, व्हेन वन हाइड्रोजन remove from alkane, when one hydrogen removed from alkane or form alkyl group। क्लियर। देखो इसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एल्केन है, हम सभी जानते हैं कि जो एल्केन होता है इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्केन का जो सिंबल होता है वो होता है R। कहीं भी यदि आपको R दिखाई दे तो हम लोग समझेंगे कि वह एल्केन है, CnH2n+2। कहता है इसमें से हमको एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है। तो ज़रा सोचिए, इसी एल्केन से यदि हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें तो जैसे हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे बन जाता है एल्काइल। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से YL ऐड होगा और AN हट जाएगा, ठीक है, एल्काइल। और इसी एल्काइल को हम R और डैश बोल देते हैं। डैश का मतलब क्या, ये जो आपको डैश जो दिख रहा है यह डैश इंडिकेट करता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, ठीक है। एल्केन में से वन हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही हम एल्केन से वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं कि हम कार्बन की संख्या नंबर ऑफ कार्बन वाले 1 की बात करते हैं। जैसे नंबर ऑफ कार्बन 1 की बात करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है मीथेन CH4, है ना, क्लियर। मीथेन में से जैसे हम एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यह बन जाता है CH3 डैश और इसका नाम हो जाता है क्या, मीथाइल, क्लियर। यदि मान लो आपसे कोई पूछे कि एल्काइल का जनरल फार्मूला क्या होता है, ज़रा सोचो, CnH2n+2 है ना, इसमें से हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिए हैं। तो यदि हम इसकी जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2n+2 -1 नहीं लिख सकते हैं क्या, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हुआ है, रिमूव हो चुका है, बाहर निकल चुका है। ज़रा सोचो, ये डैश है, ये डैश इंडिकेट करता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला हुआ है। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर 2 - 1 करोगे तो आपका क्या निकल आएगा, CnH2n और +1, ठीक है। यह जनरल फार्मूला होता है किसका, एल्काइल ग्रुप का। ध्यान रखिएगा इसको। तो मीथेन से जैसे हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाता है, CH3, क्योंकि CH4 है ना, और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचा, CH3, और इसको हम क्या बोल देते हैं, मिथाइल, क्लियर। यदि हम N=2 लेते हैं, N= क्या लेते हैं, 2। जैसे हम N=2 लेंगे तो हमारे पास निकल के आता है इथेन C2H6। तो C2H6 की बात करें हम तो ज़रा सोचो कि C2H6 को हम CH3 और डैश और CH3 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, तब यहाँ पे तो एक ही कार्बन था, 4 हाइड्रोजन था, तो हम आसानी से किसी भी हाइड्रोजन को क्या किए, बाहर निकाल दिए। लेकिन ज़रा सोचिए, यहाँ पे 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है, और दोनों कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन है। हम कहें कि आप इससे हाइड्रोजन को बाहर निकालिए, तो आप किससे निकालिएगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालिएगा या इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालिएगा। देखो कैसे सोचते हैं, पहले आप यह ढूंढो कि यह कार्बन कैसा है, सिंपली 1 डिग्री है। यह कार्बन कैसा है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अब हमको यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। तो जरा सोचो, 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो भी 1 डिग्री है ना,
और 1 डिग्री के पास यहाँ भी जो हाइड्रोजन वो भी 1 डिग्री है, तो दोनों तरफ तो हाइड्रोजन भी सेम और कार्बन भी सेम। अब जैसे हम बोले कि हाइड्रोजन निकालिए बाहर, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी नहीं, तो दोनों 1 डिग्री है, और दोनों में से कहीं से भी निकालिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान रहे, इसका नेम क्या होता है? इथेन। ज़रा सोचो, हम जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यह बन जाएगा C2H5 और इसमें से किसी को भी निकालो CH3 CH2 और यह इथेन था, तो यह क्या बन गया? इथेन। यदि आपका मन है कि नहीं हम यहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन, यहाँ से, तभी कोई दिक्कत नहीं, इधर डैश दोनों सब एक साथ मोलिकुलर फार्मूला को अरेंज कीजिएगा तो C2H5 ही आएगा, तो यह इथेन हो गया और यह क्या हो गया? इथाइल। यदि हम आगे बात करें N=3 की, जैसे हम N=3 की बात करते हैं तो उसका एल्केन फॉर्म आता है प्रोपेन। क्या आता है? प्रोपेन। और प्रोपेन का फार्मूला जो होता है क्या होता है? C3H8। यानी कि इसमें कार्बन कितना है? 3 और हाइड्रोजन कितना है? 8। तो सोचो इसमें से भी हम हाइड्रोजन को निकालना है, तो देखिए C3H8 यही तो आपका प्रोपेन है ना, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, इसी C3H8 को आप लिख सकते हो ना CH3 CH2 और CH3, कोई दिक्कत। अब हमको यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, तो 3 कार्बन है, किस कार्बन से निकालोगे हाइड्रोजन? तो ढूंढोगे कार्बन कितने तरह से, जितने तरह से कार्बन उतना तरह का हाइड्रोजन। चलो यह कार्बन को आप देखोगे तो पता चलेगा कि यह 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन को देखिएगा तो पता चलेगा कि 1 डिग्री कार्बन है, और इसको देखिएगा तो पता चलेगा 2 डिग्री कार्बन है, और जितना डिग्री कार्बन उतना डिग्री हाइड्रोजन। तो सोचो यहाँ से हमको हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ से हमको क्या करना है? हाइड्रोजन को निकालना है। तो हो सकता है कि हाइड्रोजन को हम 1 डिग्री से भी निकाल सकते हैं और यहाँ 2 डिग्री से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 तरह का कार्बन हो गया ना, 2 तरह का कार्बन नहीं कि 2 तरह का हाइड्रोजन। तो हम बोलें कि हाइड्रोजन को निकालो, तो आप 1 डिग्री से भी निकाल सकते हो और आप 2 डिग्री से भी निकाल सकते हो। जब 1 डिग्री से आप निकालोगे तो कुछ इस तरह का कंपाउंड आएगा CH3 CH2 CH2 दिखाई दिया? हाँ, नो डाउट इधर भी 1 डिग्री, इधर भी ऐसे भी डैश दिखा सकते हो, कोई संदेह नहीं है इसमें। चलिए, हो सकता है कि आपका मन नहीं हम 2 डिग्री से निकालेंगे, तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH CH3, कोई दिक्कत? हाँ, प्रोपेन है तो प्रोपेन से हाइड्रोजन निकला हुआ है तो प्रोपाइल ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। नो डाउट ये भी प्रोपाइल है, और नो डाउट ये भी क्या है आपका? प्रोपाइल ही है। मोलिकुलर फार्मूला अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? C3 और 3 2 5 2 7 H7 और C3H7। देखिए दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन सोचो प्रोपाइल दोनों है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर तो अलग अलग हो गया ना। यह 1 डिग्री से निकला या 2 डिग्री से निकला, और दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग अलग हो गया, और दोनों का नाम भी अलग अलग हो जाएगा। तो एक हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल और दूसरा हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोलें कि आइसोप्रोपाइल तो समझना कि 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ है। जैसे हम बोले नॉर्मल प्रोपाइल तो आप समझोगे कि 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ है। तो मतलब ये आप कह सकते हो कि प्रोपाइल का 2 आइसोमर, प्रोपाइल का कितना आइसोमर? 2 आइसोमर, एक नॉर्मल प्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो प्रोपाइल का 2 आइसोमर, एक नॉर्मल प्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल। चलिए दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, अब देख सकते हो यहाँ से।
तो आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ, याद रखना कि प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता है। फिर से आपको क्लियर कर दें, प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता है, ब्यूटेन का होता है एल्केन के केस में। लेकिन एल्काइल के केस में सबसे पहला मेंबर जो आइसोमर दिखाता है वह प्रोपाइल वाला होता है। तो प्रोपाइल का 2 आइसोमर, प्रोपेन का 1 भी आइसोमर नहीं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिए। फिर n=4 पे चलते हैं। चलिए, तो हम लोग अभी देखे गया कि प्रोपाइल का 2 आइसोमर, प्रोपाइल का कितना आइसोमर, 2 आइसोमर, एक नॉर्मल प्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल। कैसे पहचान कीजिएगा, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन इसका अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल प्रोपाइल में 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और आइसोप्रोपाइल में 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यदि हम n=4 ले लेते हैं, जैसे हम n=4 लेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा एल्केन के टर्म में ब्यूटेन, जो कि क्या होता है, C4H10 होता है, ठीक है। देखो याद करो, ब्यूटेन से यदि आप हाइड्रोजन को निकालोगे, नो डाउट आप इससे हाइड्रोजन को निकालिएगा और अच्छा से इसको एक्सप्लेन करते हैं। C4H10, यहाँ से यदि आप हाइड्रोजन को निकालोगे तो C4H9- होगा, और इसमें कोई संदेह नहीं, यह ब्यूटेन है तो यह क्या बन जाएगा, आपका ब्यूटाइल बन जाएगा। क्लियर। ध्यान दो कि ब्यूटेन का भी 2 आइसोमर हो रहा था। एक हो रहा था आपका नॉर्मल ब्यूटेन, याद आ रहा है ना, पिछला क्लास में डिस्कस किए थे पिछला लेक्चर में, और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब देखिए, नॉर्मल ब्यूटेन जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, यही तो है नॉर्मल ब्यूटेन ना। अब हमको इससे हाइड्रोजन निकालना है, तो देख रहे हो कि यह एक कार्बन है, यह एक कार्बन है 2, यह एक कार्बन है 3, यह एक कार्बन है 4। तो ज़रा सोचिए कि यह एक कार्बन है, मतलब यहाँ से यह एक ही कार्बन से अटैच है तो यह 1 डिग्री कार्बन, यह देखोगे तो वह 2 डिग्री कार्बन, यह देखोगे तो यह भी 2 डिग्री कार्बन, और यहाँ देखोगे तो यह कैसा दिखाई देगा, 1 डिग्री कार्बन। हम जैसे कहें कि आप हाइड्रोजन को निकालिए तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं 1 डिग्री से भी, और कहोगे सर यहाँ से भी निकाल सकते हैं 2 डिग्री से भी, ये दोनों तो सेम ही है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग दोनों तरह से निकालते हैं। तो पहले हम 1 डिग्री से निकालेंगे, इसको हटाते हैं थोड़ा देर के लिए। जैसे हम 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो देखो CH3 CH2 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 क्लियर। यह स्पष्ट है कि यह C4H9- है, तो यह क्या दिखाई देगा आपको, ब्यूटाइल। यह क्या दिखाई दिया आपको, ब्यूटाइल, ठीक है। यदि नीचे वाले की बात करें, हम यहाँ पे 2 डिग्री से बाहर निकाल दो बाहर, दिमाग लो, एक पहला यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है ना, एक 2 डिग्री कार्बन, एक 1 डिग्री कार्बन है। तो हम जैसे कहें कि यहाँ से आप हाइड्रोजन को बाहर निकालिए, तो हो सकता है कि आप 1 डिग्री से कार्बन से भी हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, और ये भी हो सकता है कि आप 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालो। तो जब आप 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और इसी का मोलिकुलर फार्मूला अरेंज करो तो नहीं हो जाएगा C4H9-। और ये भी हो सकता है कि आप 2 डिग्री कार्बन से निकालो, यहाँ से 1 डिग्री कार्बन से आप हाइड्रोजन को निकालो हो, यहाँ से निकालो 2 डिग्री कार्बन से, तो यह बन जाएगा CH3 CH- फिर CH2 और CH3। क्लियर। इसका भी यदि आप मोलिकुलर फार्मूला अरेंज करोगे तो C4H9- ही आएगा। तो इसका अरेंजमेंट अलग अलग है, मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, इसका नेम भी अलग अलग। इसको नॉर्मली 1 डिग्री से निकला हुआ है तो नॉर्मल ब्यूटाइल, और यह 2 डिग्री से निकला हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कि यह है आपका ब्यूटाइल तो है, लेकिन कैसा ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल।
ठीक है। चलिए अब एक आइसोब्यूटेन भी तो है, अभी हम डिस्कस करेंगे ब्यूटेन का 2 आइसोमर, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा क्या था, आइसोब्यूटेन। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा आइसोब्यूटेन के बारे में। आइसोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से आपको हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। जरा सोचो, यह कार्बन 1 डिग्री कार्बन, यह भी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये भी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, और यहाँ कार्बन कैसा 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 तरह का कार्बन है। यहाँ पे कितने तरह का कार्बन है, 2 तरह का, एक 1 डिग्री वाला कार्बन है और एक 3 डिग्री वाला कार्बन है। क्लियर। चलो अब यहाँ से हम जैसे बोले कि आप हाइड्रोजन निकालो, तो हो सकता है कि आप 1 डिग्री से निकालोगे, ये भी हो सकता है कि आप 3 डिग्री से निकालोगे। हम दोनों की बात कर लेते हैं। जैसे ही आप 1 डिग्री कार्बन के पास से हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे तो यह कुछ इस प्रकार का रहेगा, CH3, फिर से CH, CH3 और CH2। क्लियर। आइसोब्यूटेन में 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोब्यूटाइल। लेकिन जैसे हम इसको 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यह कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, CH, CH3 और CH3। यह डैश क्या इंडिकेट किया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। देखो एक बात और क्लियर कर दें हम, ये डैश का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ आकर ऐड होगा। हो सकता है कि हाइड्रोजन चला जाए, उसके बदले में हम वहाँ पे क्लोरीन जोड़ दें, ब्रोमीन जोड़ दें, आयोडीन जोड़ दें, NO2 जोड़ दें, कोई सब्स्टिट्यूएंट दूसरा जोड़ दें। तो ये समय की बात है, जब हम लोग वहाँ पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये भी ब्यूटाइल ही है और इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। TERT का मतलब क्या हुआ, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसका ही मोलिकुलर फॉर्मूला वही है, C4H9- और C4H9। क्लियर। अब मान लेते हैं आपसे हम पूछें कि ब्यूटाइल का आइसोमर कितना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखो, एक नॉर्मल ब्यूटाइल, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक आइसोब्यूटाइल और एक टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल का आइसोमर 4, बट ब्यूटेन का जो आइसोमर है वो कितना है, 2। एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। ध्यान रखिएगा इस केस को। जैसे हम बोले ब्यूटाइल का आइसोमर, ब्यूटाइल मतलब कि 4, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी। जैसे हम बोले ब्यूटेन तो 2 ही। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम एल्केन की बात करें तो एल्केन में सबसे पहला आइसोमर एग्जिस्ट करता है ब्यूटेन में, कार्बन की संख्या 4 से, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4। बट इन द केस ऑफ एल्काइल आइसोमर एग्जिस्ट फर्स्टली इन प्रोपाइल, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 3। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़, क्योंकि एल्काइल के केस में प्रोपाइल से आइसोमर शुरू होगा और एल्केन के केस में ब्यूटेन से आइसोमर शुरू होगा। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा तो क्या होगा देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि C4H9Cl में कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। इसको क्वेश्चन फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है। मान लो यहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ आपको मिलता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर इन C4H9
Cl। C4H9Cl में स्ट्रक्चरल आइसोमर कितनी है? ठीक है, तो वही बात है, जैसे C4H9Cl की बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा C4H9 की। C4H9 यानी कि ब्यूटाइल है ना, तो ब्यूटाइल का आइसोमर कितना हो रहा था? 4, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। सोचो, देखो, इसे यही है ना, C4H9Cl है तो बात ब्यूटाइन की हुई। इसकी सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखिए, CH3 CH2 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 डैश, that are called normal butyl। CH3 CH2 CH3, ये आपका क्या होगा? टर्शरी होगा, टर्शरी ब्यूटाइल। CH3 CH CH2 CH3, सेकेंडरी ब्यूटाइल। CH3 CCH3 CH2 आइसो ब्यूटाइल। क्लियर? सबका C4H9 है, देख लो आप, C4H9 डैश, C4H9 डैश, C4H9 डैश। अब सोचो हमको क्या करना है, तो हमको C4H9Cl, C4H9 में कितना है? 4। तो अब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन निकला है वहाँ आप क्लोरीन जोड़ दो। तो जैसे हम यहाँ पे क्लोरीन जोड़ेंगे तो इसका नेम तो हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल, और क्या क्लोराइड आगे पढ़ेंगे जब डिस्कस करेंगे तो नोमेनक्लेचर में और आगे। सोचो यहाँ पे Cl जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और ज़रा एक बात और सोचो कि यहाँ पे Cl को जोड़ो तो यहाँ भी तो Cl हो जाएगा, यहाँ भी तो Cl हो जाएगा। देखिए, हाँ, यहाँ भी Cl बिल्कुल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ भी Cl आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब जरा देखिए तो C4H9Cl कितना होगा? 4। तो इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर की संख्या कितनी? 4। नो डाउट, ये जो नेम लिखा हुआ है आपको, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यह सब इसका कॉमन नेम है। IPAC जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे। तो यदि मान लो कि आपको एग्जाम में C4H9Cl ना देकर C4H9 ब्रोमीन दे दे, अब इसमें आपसे पूछे कि आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं, तो बस इस Br को हटा दो, साइड कर दो। ये ढूंढो कौन है, ये तो ब्यूटाइल है ना, तो ब्यूटाइल का कितना आइसोमर होता है? 4। Br भी होगा तो क्या हो जाएगा? 4। मान लेते हैं कि आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछे, मान लो आपसे सवाल पूछे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C3H7Br, जरा ट्राई करिए तो देखिए C3H7Br में क्या है। जैसे अब कहता है कि इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होगा, तो आप एक काम करो, Br को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, यही है ना C3H7 और Br को थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, थोड़ा देर के लिए, हमेशा की नहीं। तो C3H7 आएगा, तो इसका क्या होता है? क्या होता है? इसका नाम प्रोपाइल ही होता है ना। और प्रोपाइल का आइसोमर कितना होता है? 2, याद करो। एक नॉर्मल प्रोपाइल जो कि इस तरह से था, CH3 CH2 डैश, और दूसरा हमारे पास आ रहा था आइसोप्रोपाइल। देखिए, जब प्रोपाइल का आइसोमर 2 हुआ है तो यहाँ पे तो आप ब्रोमीन जोड़ो या क्लोरीन जोड़ो, कोई फ़र्क पड़ता है? बस नाम में चेंजिंग, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है।
तो इसका भी आइसोमर कितना हो गया, देखो 2 आइसोमर, एक नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, दूसरा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला से मैं देख सकते हो C3H7Br और C3H7Br। एक कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है ये, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो हम लोग देख लिए, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा N=5, कभी कभी भी सवाल आ जाता है 5 की केस में, ठीक है। जैसे हम N=5 बात करता है, एक काम करते हैं, इससे जो क्वेश्चन आता है ना उसको साइड में हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। मान लो हमसे सवाल पूछा हुआ है C4 और H11Br में नंबर ऑफ आइसोमर कितना होगा, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज इक्वल टू व्हाट, ये सवाल है मान लीजिए, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो आइए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, जैसे C5H11 है, तो आप ज़रा सोचो कि N=5 होता है, तो एल्केन के केस में क्या होता है, ये निकल के आता है ना C5 और H12, बोलो, और इसका हम लोग नेम बोल देते हैं क्या गया, पेंटेन है, कोई दिक्कत। पेंटेन से, नो डाउट पेंटेन से एक हाइड्रोजन को आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा, C5H11। तो यह स्पष्ट है कि यह पेंटेन है, तो हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो यह आपका पेंटाइल हो जाएगा, इसमें तो कोई संदेह आपको नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं से हमको पेंटाइल का आइसोमर पता चल जाए तो C5H11 और Br का आइसोमर पता नहीं चल जाएगा, जहाँ जहाँ साइड में निकालेंगे वहाँ Br जोड़ देंगे। तो हम लोग ढूंढते हैं कि इसका आइसोमर कैसे निकालेंगे, तो पहले यह ढूंढो कि पेंटेन का कितना आइसोमर होता है। तो याद कीजिए, पेंटेन का आइसोमर कितना होता था, 3 होता था ना, एक नॉर्मल पेंटेन होता था, ठीक है, दूसरा आपका एक आइसोपेंटेन होता था, और तीसरा आपका एक नियोपेंटेन होता है। यही हो रहा था ना जी। अब ढूंढो, नॉर्मल पेंटेन को हम ऐसे लिख रहे थे, यही था ना, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 और 1 5, यही तो है नॉर्मल पेंटेन। अब इससे हाइड्रोजन निकालना है। देखो, तब जरा सोचो, यहाँ पे बहुत तरह का कार्बन प्रेजेंट है, बहुत कार्बन यहाँ पे है, किस कार्बन से निकालोगे। तो ज़रा सोचो कि यह कार्बन को ढूंढो, तो यह कार्बन तो 1 डिग्री है, यह भी कार्बन तो 1 डिग्री है, यह कार्बन 2 डिग्री है, यह भी कार्बन 2 डिग्री है, और यह भी कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, कोई संदेह। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो, अब हम क्या करते हैं, हमसे कह दिया कि नॉर्मल पेंटेन से है, नॉर्मल पेंटेन से आप हाइड्रोजन निकालो, तो नॉर्मल पेंटेन से किस से हाइड्रोजन निकालोगे, 1 डिग्री 2 डिग्री, यही 2 प्रकार का कार्बन है ना इसमें। लेकिन गौर से देखो तो इसमें 3 तरह का कार्बन है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, यह कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह एक है, कोई संदेह नहीं, 1 डिग्री कार्बन। यह कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन। यह कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बन। और यह भी कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। सोचो कि यह जो 2 डिग्री है, इधर एक CH3 है और इधर CH2 CH2 CH3 है, इधर एक CH3, इधर CH2 CH2 CH3। इस 2 डिग्री को देखो, एक इधर CH3, इधर CH2 CH2 CH3, तो यह दोनों तो सेम ही हुआ ना। लेकिन इस बीच वाले 2 डिग्री को देखो, इधर CH2 CH3 और इधर भी CH2 CH3, तो यह दोनों से एक अलग दिखाई दिया कि नहीं दिया कार्बन। मतलब ये, यदि हम इसको और अच्छे से दिखाना चाहें तो इसको हम स्टार से दिखा देते हैं, मतलब कि 2 डिग्री स्टार। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल पेंटेन में
टाइप ऑफ कार्बन कितना, तो ध्यान रखने कि इसमें 3 तरह का कार्बन है, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 2 डिग्री स्टार। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जैसे ही हम 1 डिग्री से निकालेंगे तो CH3 CH2 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 गैस 1 2 3 4 5। क्लियर। तो इसको हम नॉर्मल पेंटेन है तो यह क्या बन जाएगा, नॉर्मल पेंटाइल। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि 2 डिग्री से निकालते हैं, तो जैसे 2 डिग्री से निकालोगे, 2 डिग्री कार्बन से यदि आप हाइड्रोजन को निकालते हो 2 डिग्री से, तो यह बन जाएगा CH3 CH CH3 नहीं, एक सेकेंड, CH डैश CH2 CH2 CH3। इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। इसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल। लेकिन जैसे ही आप 2 डिग्री कार्बन से यहाँ से स्टार वाले से निकालिएगा हाइड्रोजन को, तो यह कुछ इस तरह से आएगा, CH3 CH2 CH डैश और CH2 CH3। क्लियर। सवाल ये रहा कि इसका नेम क्या होता है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है, जिस तरह से सेकेंडरी हो गया, आगे आइसो आने वाला है, तो इस तरह से कोई इसका कॉमन नेम नहीं होता है, तभी इसकी नेम की चर्चा हम नहीं करेंगे। तो यह नॉर्मल पेंटेन से 3 निकल के आ गया, नॉर्मल पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल और एक ये वाला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आइसो पेंटेन वाले से। देखो, नंबर 1 नंबर 2 आइसो पेंटेन, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन से निकाल इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो आप ध्यान दो, यह जो कार्बन है यह कैसा दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री है। यह भी कार्बन कैसा है, 1 डिग्री। यह भी कार्बन कैसा, 1 डिग्री। और यह 2 डिग्री। और यह कैसा दिखाई दिया, 3 डिग्री। हमको यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं। तो ज़रा सोचो, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, कहाँ से निकालें। तो सोचो कि ये जो 1 डिग्री कार्बन है, इसके इधर CH, इधर CH3। ये जो 1 डिग्री, इसके इधर CH, इधर CH3। क्लियर। मतलब है कि ये दोनों तो सेम है ना, लेकिन ये जो 1 डिग्री है यहाँ पे CH3, इधर CH2 CH3, तो ये दोनों से ये 1 डिग्री वाला अलग दिखाई दिया, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, स्टार मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि पहले 1 डिग्री से निकालते हैं। जैसे आप 1 डिग्री से निकालोगे तो CH2 डैश CH CH3 CH2 और CH3। ठीक है, इसको हम बोल देंगे 1 डिग्री से निकला हुआ, यहाँ से निकालोगे, ये दोनों सेम है, ये सिर्फ अलग है 1 डिग्री में, तो इसको हम बोल देंगे आइसोपेंटाइल। अब हम 1 डिग्री कार्बन वाले स्टार पॉइंट से निकालते हैं। तो जैसे आप स्टार वाले से निकालोगे तो यह कुछ इस तरह से आ जाएगा, CH3 CH CH3 फिर CH2 फिर CH2 डैश। ये है ना, 1 2 3 4 और 1 5। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है। आगे जब IUPAC इसका एल्काइल का देखेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट 2 डिग्री से निकालते हैं। तो जैसे आप 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को निकालोगे तो ये कुछ इस तरह से निकाल आएगा। देखिए CH3 CH3 CH और फिर CH3। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल। यदि आप इसी में 3 डिग्री कार्बन से निकालोगे हाइड्रोजन को तो CH3 C डैश CH3 CH2 CH3। इसको हम बोल देते हैं टर्शियरी पेंटाइल। टर्शियरी पेंटाइल। तो देखो कि आइसोपेंटेन से भी 4, आइसोपेंटेन से 4, बट नॉर्मल पेंटेन से 3, तो 4 और 3 कितना, 7। अब हम लोग नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल न्यू पेंटेन।
ज़रा सोचो नियोपेंटेन के बारे में। तो नियोपेंटेन ऐसे ही है ना, CH3 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 CH3। तो इसमें सब तो 1 ही डिग्री है, 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। 4 डिग्री कार्बन होता है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसमें तो 1 डिग्री से निकाल पाओगे, तो नॉर्मली इसमें 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल दो, तो CH3 CH3 CH2 डैश और CH3, इसको हम बोल देते हैं नियोपेंटाइल। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? नियोपेंटाइल। क्लियर? अब ध्यान दो, सबका मोलिकुलर फार्मूला अरेंज करो। जैसे आप मोलिकुलर फार्मूला अरेंज करोगे तो C5 और H11 ही आएगा सबके पास, C5H11 डैश। यहाँ भी वही बात, C5H11, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़, चलो लिख ही देते हैं, C5H11 डैश, C5H11 डैश, C5H11 डैश, C5H11 डैश, और यहाँ भी C5H11 डैश। अब जरा देखिए इस टोटल आइसोमर की संख्या कितनी है। देखो तो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, लेकिन मोलिकुलर फार्मूला सबका सेम है। और C5H11 है मतलब पेंटाइल है। देखो तो पेंटाइल का कितना स्ट्रक्चर निकल के आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। मतलब है कि पेंटाइल का आइसोमर, पेंटाइल का जो आइसोमर होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, और अच्छा से इसको लिखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर SI इज इक्वल टू कितना, 8। जब C5H11 का निकल के आ गया 8, तो C5H11 Br, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे निकला है वहाँ वहाँ ब्रोमीन जोड़ दीजिए, तो C5H11 Br हो जाएगा। तो इस नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका भी कितना आ गया। ये भी सवाल कहीं कहीं मेंशन किया हुआ रहता है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका एल्काइल ग्रुप की बारी, ठीक है। हम लोग एल्काइल ग्रुप का कुछ आइसोमर टर्म भी देख लिए कि हाइड्रोजन निकालोगे तो कैसे क्या होगी, क्या कहानी होगी। कई बार इस सब स्ट्रक्चरल आइसोमर की कहानी भी पूछी जाती है। चलिए तो इसको नोट कीजिए। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं कि ब्रांच्ड एल्केन का IUPAC नामांकन कैसे करते हैं। थैंक यू, इसको नोट कीजिए।